तो सवर्ण समाज जो इस मुगालते में रहता है, इस गलतफहमी में रहता है कि वो चाणक्य का वंशज है, उसमें आर्यभट्ट का डीएनए है, कोई सोचता है कि वो चित्रगुप्त का वंशज है, कलम दवात और कागज ही उसकी पूंजी है, तो कोई परशुराम की पूजा करता है। ये करना चाहिए, ये हमारा धार्मिक मामला है। लेकिन इस बीच अगर मेहनत नहीं किया जाए, इस बीच अगर किताबें नहीं पढ़ी जाए, इस बीच अगर प्रतिस्पर्धा नहीं हो और जुनून नहीं हो अधिकारी बनने का, तो यूपीएससी कतई नहीं निकाला जा सकता है। और इस बार का जो परिणाम आया है यूपीएससी का, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो ये बात साबित कर दे रहा है। मुझे तो वो रिजल्ट देख के लगा था कि तो सवर्णों को आरक्षण देना होगा। आखिरकार बिहार में क्या सवर्ण के बच्चे परीक्षा देना बंद कर दिए हैं? क्या सवर्ण के बच्चे पढ़ना कम कर दिए हैं? क्या मंडल कमीशन अब रंग लाने लगा है? कहता हूँ कि बिहार का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आगे आने वाली पीढ़ी को। बिहार के छात्रों को कहा कि पटना एक जगह है, पटना नहीं है। पटना में अब बीपीएससी के अलावा यूपीएससी सोचना नहीं लगा। हमने यूपीएससी पर एक विश्लेषण किया था, जिसमें हमने इस बात पर चर्चा की थी कि आखिरकार टॉप 100 में जो यूपीएससी के शीर्ष 100 अभ्यर्थी हैं, जिनको रैंकिंग आया है टॉप 100, उनमें हिंदी माध्यम से किसी ने एग्जाम देकर सफलता क्यों नहीं पाई। आज ऐसे ही एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह विषय उससे ज्यादा जटिल है, क्योंकि यह विषय जो है वो जाति से संबंधित है। कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे और सवर्ण लॉबी जो है बिहार की, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मौजूदा जो प्रधान सचिव है बिहार के, त्रिपुरारी शरण, उनके पहले दीपक प्रसाद रहे, उनके पहले अंजनी कुमार सिंह रहे, और एक लंबी फेहरिस्त है। या यूं कहें कि आजादी के बाद से जितने भी प्रधान सचिव बने हैं अभी तक बिहार में, सभी के सभी सवर्ण लॉबी से ही रहे हैं। मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत, इसी समाज से ये तमाम लोग आते रहे हैं। साथ ही साथ जब कोई भी साल यूपीएससी का परीक्षा का परिणाम आता है तो एक बैच तैयार होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले प्रत्यय अमृत का, तो 91 बैच के वो आईएएस रहे, 10वां रैंक था उनको पैन इंडिया। तो 2021 का जो बैच तैयार हुआ है, 761 परिणाम आए हैं, मतलब 761 अधिकारी बने हैं यूपीएससी के माध्यम से। इसमें बिहार में सवर्णों की कितनी सहभागिता है? साथ ही साथ पूरे देश में जो ये 4 जाति जिसका मैं नाम ले रहा हूं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है? शुरुआत करते हैं, पहले हम पूरे देश की बात करते हैं, मतलब पैन इंडिया। तो भूमिहार जो है वो पैन इंडिया 7 हुए हैं, यानी 7 की संख्या है उनकी। राजपूतों की 17, कायस्थ की यानी जो लाला होते हैं उनकी 21, और ब्राह्मण जो सर्वाधिक हैं 58। इस संख्या को अगर हम कुल जोड़ते हैं तो ये 103 आता है। और पूरे देश में जो सामान्य वर्ग से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो संख्या 338 है। अब हम चले आते हैं बिहार में, यानी बिहार में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार यूपीएससी पास करके आईएएस या आईपीएस बनेंगे, यानी साफ शब्दों में कहें तो जिला में डीएम या एसपी के तौर पर पद ग्रहण करेंगे। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत चिंतन करना चाहिए सवर्ण समाज को इन आंकड़ों को सुनने और देखने के बाद। अब देखिए, बिहार में भूमिहार से मात्र एक ही अभ्यर्थी है जो आईएएस या आईपीएस बनेगा, राजपूत से 1, कायस्थ से 0 हो चुका है, और ब्राह्मण से 2 है। अब नाम आपको बता देते हैं और उनका रैंकिंग बता देते हैं, साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि आखिरकार कितना रैंक आता है तो उस समय तक अभ्यर्थियों को जो पास करते हैं वो आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। देखिए, भूमिहार से आशीष कुमार को 226 रैंक आया है, इनको आईपीएस का जो पद है वो मिल जाना चाहिए। ब्राह्मणों की बात करें तो छपरा के आशीष मिश्रा, उनको 52वां रैंक है, इन्हें आईएएस का पद मिल सकता है। और संदीप झा जो 186 रैंक लाए हैं, इन्हें भी आईएएस या आईपीएस दोनों में से कोई एक पद मिल सकता है। वहीं अगर राजपूत की बात करें तो औरंगाबाद के अविनाश कुमार सिंह हैं, जो फिलहाल झारखंड में रहते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार से है, इसलिए हमने इन्हें बिहार के लिस्ट में शामिल कर लिया है। और कायस्थों की संख्या नगण्य है, 0 है। लेकिन जो 21 कायस्थ क्वालिफाई किए हैं उसमें करीब 13 ऐसे कायस्थ हैं जो लाला हैं पूरे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश इसमें अच्छा खासा लीड लिया है। 13 ऐसे हैं जो आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। अब देखिए, रैंकिंग आपको हम बता देते हैं कि कितना रैंक आने तक आप आईएएस बन सकते हैं और कितना रैंक आने तक आप आईपीएस बन सकते हैं। पहले रैंक से लेकर लगभग 140 रैंक तक जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें आईएएस का पद मिल जाएगा, और लगभग 300 तक जिनको रैंक आ रहा है वे आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस मतलब एसपी और आईएएस मतलब डीएम, साफ शब्दों में कहे तो। अब ऐसे में सबसे जो बड़ा सवाल है कि लगातार जो प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव बिहार के होते आए हैं हर बैच में,
चाहे डीजीपी की ही बात करें, अभी के डीजीपी या पूर्व डीजीपी सभी सवर्ण समाज से रहे। आखिरकार बिहार में क्या सवर्ण के बच्चे परीक्षा देना बंद कर दिए हैं? क्या सवर्ण के बच्चे पढ़ना कम कर दिए हैं? क्या मंडल कमीशन अब रंग लाने लगा है? अच्छा, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले परिचय। मेरा नाम उदित तारण है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। आदेश पुरी फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट बीट, छात्रों के रिपोर्टर कहे जाते हैं, बीपीएससी एस्पायरेंट रहे हैं। शुरू करते हैं चर्चा। आदेश जी बताइए, क्या बिहार में सवर्ण लॉबी के जो बच्चे हैं, सवर्ण समाज के, लाला भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, जो पढ़ना छोड़ दिए हैं, या फिर इनका चयन आखिरकार किस कारण से नहीं हो पा रहा है? देश के सर्वाधिक टफेस्ट और सबसे जो मतलब पद वाला परीक्षा होता है यूपीएससी, देखिए, ये जो रिजल्ट आया है और इसमें आपने जो आंकड़ा बताया है कि बिहार से जो है सवर्ण समाज से देखा जाए तो आईएएस आईपीएस में 4 ही लोग से सिलेक्ट हो पाए हैं, जो कि आगे भविष्य में चलकर एसपी या डीएम बन सकते हैं। तो आपने कहा कि पढ़ना बंद कर दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा पढ़ना शुरू किए हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवर्ण के बच्चे आप जानते हैं कि बिहार से जो है वो मैट्रिक इंटर तक पढ़ते हैं, उसके बाद बाहर जाके वो इंजीनियरिंग या फिर अपना तैयारी करते हैं। और यूपीएससी दिए, कम रिजल्ट आया। बड़ा ही अफसोस का बात है कि बिहार से जो है वो कम रिजल्ट है। और इन आंकड़ों को देखा जाए तो जो सवर्ण के जो बच्चे हैं, और रही बात बहुत सारे संख्या जो है वो बिहार में ही रहते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो अब रिजल्ट हो रहा है वो ट्रेंड जो है वो इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है, फिर से है कि आईआईटी टेक्निकल ट्रेंड है। और बहुत लोग जो हैं जो बिहार की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, यहाँ बाबा साहेब हुआ, फिर से तिलका मांझी हुआ, बीएन मंडल हुआ, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी हो गया, बीर कुंवर सिंह हो गया, पटना, मगध, ये सब हो गया। और यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, इन कॉलेजों में पढ़ाई साफ नहीं होती है। कैंडिडेट जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, अपने शिक्षक को भी नहीं जानते हैं कि कौन मेरे शिक्षक हैं। वो सिर्फ जानते हैं उस किरानी को जो उनका एडमिशन लेता है, जो उनका फॉर्म फिलअप करता है, जो उनका एडमिट कार्ड देता है, जो उनका मार्कशीट देता है, बस उसे पहचानते हैं। तो बिहार में रहने वाले, बिहार के विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले और हिंदी मीडियम वाले, जो ऐसा अभी ट्रेंड चला है, इससे तो उनका होना बहुत मुश्किल हो लग रहा है। और यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में नहीं हो रहे हैं। आप जितना नाम लिए, त्रिपुरारी शरण हुए, अंजनी कुमार सिंह हुए, या जो भी अभी तक डीजीपी दीपक कुमार, जितने लोग हुए, ये सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, पटना कॉलेज से पढ़ा हुआ लोग है। तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी वैसा स्थान रखता था कि वहाँ से पढ़ने के बाद कैंडिडेट सीधे यूपीएससी निकाल लेते थे। पहले उम्र भी कम होता था, अटेम्प्ट भी कम होता था, इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ एग्जाम होता था। फिर भी बिहार से पढ़े हुए, बिहार के यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कैंडिडेट उसमें एग्जाम रिजल्ट निकालते थे। लेकिन आज यहाँ पर आपने पूरा चौपट कर रखा है। और ज़्यादा सवर्ण के बच्चे हैं, सबको आईआईटी नहीं निकाल पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्नाटका में इंजीनियरिंग करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, नहीं हो पा रहा है उनके पास उतना पैकेज, उनको उतना अच्छा नहीं मिल पाता है कि वो एक बार में पैसा जमा करके इसके तैयारी में 2-3 साल लगाएं। वो फिर भी निकाल रहे हैं किसी तरह, जो भी निकाल रहे हैं वो बहुत अच्छा उनका ये माना जाएगा। तो आपने वैसा शिक्षा व्यवस्था यहाँ का नहीं रखा, जिसके कारण जो है कैंडिडेट आपके नहीं निकल रहे हैं। आखिरकार आदेश जी, सवाल रेस एक ही लाइन से शुरू होनी चाहिए। ये बात लगातार 30 सालों से चल रही है, लाइन खींच दिया गया है। वहीं से सवर्ण के बच्चे भी दौड़ना शुरू कर रहे हैं, वहीं से ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, उनका तो रिजल्ट हो रहा है और अच्छा खासा रिजल्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में लग रहा है जैसे डीएमएसपी अधिकतर जिलों के जो बिहार में बनेंगे, वो या तो कुशवाहा होंगे, कुर्मी होंगे, या फिर यादव होंगे, या फिर और जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसी से बच्चे आएंगे। अच्छा बात है, वो अगर निकालते हैं तो वो आए, इसमें इसके लिए कोई ये नहीं है। जो भी योग्य है वो निकालेगा ही, और उनके साथ भी वही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार की यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो निकाले हैं, वो भी आईआईटी निकाले हैं, मेधावी हैं। उनके पिता जो हैं वो प्रोग्रेसिव रहें, अच्छे जगह पढ़ाएं, अच्छे। अब शुभम को ही देख लीजिए, उनके पिता अच्छे सोच वाले होंगे, भविष्य समझते होंगे, तब ना उन्होंने आईआईटी का तैयारी करवाया, तब वो आईआईटी बॉम्बे गए और वहाँ से यूपीएससी निकाले। चाहे और भी जो भी कैंडिडेट है, ओम प्रकाश गुप्ता जो बीपीएससी में टॉप किए, इसमें 339 नंबर रैंक लाए हुए हैं, तो उनके ही पिता बहुत प्रोग्रेसिव हैं। उनसे मेरा भेंट है, वो बताएं कि मैं शुरू से ध्यान देता था, एक एक चीज़ को गौर करता था। अब सब कोई का नहीं कर पाते हैं। जिन जिन लोग का किए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी ग्रुप हो, उनके जो हैं बच्चे जो हैं वो आईआईटी निकाले, उसके बाद वो निकाले।
तो देखिए सबसे बड़ा आधार क्या होता है किसी राज्य में, किसी राज्य का जो होता है व्यवस्था। वहाँ एक ज़माने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यूपीएससी का एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला फैक्ट्री माना जाता था, जिस पर मोहर यूपीएससी लगाता था। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना सारा सिलेबस, सारा सब कुछ ऐसा बनाया था और इतने योग्य टीचर थे कि ग्रेजुएशन में ही वहाँ के छात्र जो हैं उनकी ऑप्शनल पेपर और सब पेपर की तैयारी पूरी हो जाती थी। एक फॉर्मेलिटी होता था कि हाँ एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास कर जाते थे वो। लेकिन क्या हुआ, सीसेट बदला। उस हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी अपने आप को नहीं डालती है तो उसका भी ख़त्म हो जाएगा। तो वही उस पहले क्या था कि पहले पटना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था इसे 1990 से पहले। दुर्भाग्य ये रहा कि जब छात्रों का जब समय आया, छात्र आंदोलन से बने मुख्यमंत्री लोग बिहार की सत्ता पे आए, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी को ही ध्यान देना छोड़ दिया और बिहार के सारे यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं है, अभी है कि देखिए सवर्ण कम निकले, ओबीसी निकले हैं, तो उनके भी गार्जियन लेवल पर और छात्र लेवल पर है कि उनको गार्जियन ने उनको अच्छी जगह पढ़ाया, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा, इस कारण उन्होंने निकल गए। एक मैं आपको और उदाहरण देना चाहता हूँ। 2018 या 19 में 10,000 सिपाही की भर्ती हुई थी बिहार में, और देखिए वो कितना आश्चर्य वाला वो रिजल्ट था कि 10,000 में मात्र 54 या 55 कैंडिडेट ही जनरल कैटेगरी के हुए थे। यानी कि राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और लाला, इनसे देखा जाए तो मात्र 54 कैंडिडेट 10,000 में फाइनल, और लगभग 10,000 में 7100 के आसपास महिलाओं का चयन हुआ था। तो समझिए, तो मुझे तो वो रिजल्ट देख के लगा था कि तो सवर्णों को आरक्षण देना होगा, उनको अलग से आरक्षण देना होगा, क्योंकि 54 ही मात्र निकाल पा रहे हैं 10,000 में। तो ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए बात सवर्ण और बात पिछड़ी जाति का नहीं है, बात है एक समावेशी विकास का। गरीब सभी में है, अमीर सभी में है, पिछड़े सभी में है, अगड़े सभी में है। तो जो पीछे हैं उनको आगे लाने की ज़रूरत है। आखिर जो सिपाही का सवर्ण जो परीक्षा देता होगा वो तो दबंग तो नहीं हो सकता, बहुत धनवान तो नहीं हो सकता है एक्सेप्शन 1-2-4 हो, लेकिन ज़्यादातर तो हैं वो उनकी स्थिति खराब होती, किसी तरह पढ़ाई, उनको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, वो दे रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि आगे आप बोल रहे हैं कि पिछड़ी जाति से आएंगे, तो आएँ, उनका स्वागत है, बल्कि उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बिहार में यूनिवर्सिटी खराब है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो इसके लिए इसका भुक्तभोगी सभी समाज को होना पड़ेगा। बिहार के कंटेक्स्ट में तो बात हम कर लिया आदेश जी। अब आंकड़े मेरे सामने रखे हुए हैं, देखिए आपको यूपी का बताते हैं। जो 21 कायस्थ से क्वालिफाई किए हैं उसमें 13 IAS IPS बनेंगे, उसमें लगभग 11 जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, 58 जो ब्राह्मण हैं, जिसमें मात्र 2 अभ्यर्थी संदीप झा और आशीष मिश्रा, अगर ये दोनों बिहार से हैं तो लगभग 21 या 22, सॉरी माफ कीजिएगा, 17 या 18 की संख्या यूपी से है जो IAS IPS बनेंगे। भूमिहार की बात करें तो लगातार त्यागी का नाम आ रहा है, करीब 4 या 5 कैंडिडेट यूपी से भूमिहार जो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बगल का राज्य है यूपी, वहाँ पर क्या कारण है कि मतलब अच्छी खासी संख्या सवर्णों की है, और बगल का राज्य बिहार, यहाँ पर कायस्थ 0 है, ब्राह्मण 2 हैं, भूमिहार 1 है, राजपूत 1 है। इतना डिफरेंस कैसे हो गया एकदम, जबकि कहा जाता है कि बिहार यूपी का सभ्यता एक है, छात्र का मेंटालिटी एक होता है, परिवार का मतलब स्तर एक होता है, भाषा भी मिलती जुलती है, फिर ये लगभग बहुत बड़ा डिमार्केशन दिख रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोग बात करते हैं कि बिहार का हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं महाराष्ट्र से, पहले यूपी से ही करके देखें। यूपी में आप देखिए ना, BHU, फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, गोरखपुर में है, शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं वहाँ पर, झांसी में है, कानपुर में है, बरेली में है। तो ये शिक्षा के बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत आगे है। मैं हर एक क्षेत्र में आप देखें तो आप ये नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी में जो है 5-5 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेकर 10वां तक के स्कूल में यहाँ वाला हाल नहीं है जो बिहार में है। वहाँ टीचर जाते हैं, क्लास लेते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत ये होता है, बगल के हम लोग हैं तो थोड़ा तो कुछ तो उसका असर पड़ेगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बेसिक ज़रूरत है वो बिहार से ज़्यादा मजबूत पहले से था, अभी भी है।
तो उसका फ़ायदा वहाँ मिलता है। अब बिहार के छात्रों को कहाँ तैयारी करनी है? पटना एक जगह है, पटना भी अब खत्म हो चुका। पटना में अब बीपीएससी के अलावा यूपीएससी सोचना भी बेकार है यहाँ पर उसका तैयारी नहीं होता है। ना ही वहाँ यहाँ पर वैसे टीचर हैं, ज़्यादातर बहुत कम है, इक्का दुक्का है भी तो। और दूसरा बात है कि देखिए यूनिवर्सिटी जो है ना सबसे बड़ा गढ़ होता है। यूनिवर्सिटी से ही वहाँ के टीचर का ही नोट्स पढ़ाना ये सब जो होता है, बिना यूनिवर्सिटी के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक इसी तरह कोई फैक्ट्री नहीं है कोटा फैक्ट्री की बन जाए। यूपीएससी बहुत बड़ा चीज़ होता है उसमें केवल आपका सब्जेक्ट ही मायने नहीं रखता है। ये नहीं है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को सॉल्व कर लिया डॉक्टर बन गए। यूपीएससी एक दूसरा चीज़ है वो। तो वो चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी माहौल, कैंपस माहौल, ग्रुप डिस्कशन, जो विशेषज्ञ टीचर होते हैं उनके लेक्चर सुनना, डिबेट में भाग लेना, वो सब यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र जानते ही नहीं है। जिम्मेदार कौन है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट को किसने बर्बाद कर दिया पिछले 30-35 सालों में? सरकार को, प्रशासन को, शिक्षकों को, किसको? प्रशासनिक अफसर को और नेताओं को। यही दो आदमी को मानूंगा मैं, क्योंकि जितना कि आपने नाम लिया, जितना भी चीफ सेक्रेटरी बने, डीजीपी बने, मैक्सिमम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। हाँ, मुख्यमंत्री वहीं से पढ़े हुए हैं। फिर उन्होंने क्यों पटना यूनिवर्सिटी को इग्नोर कर दिया? पटना यूनिवर्सिटी या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आज देखिए ना, आप सरकारी स्कूल का टीचर का जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, जिस स्कूल में नौकरी करता है उसमें नहीं पढ़ाता है वो। तो आखिर बर्बाद यही लोग किए हैं, अफसर ही जिम्मेवार हैं इसके लिए। और मैं पहले भी कहता हूं कि बिहार का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों ने बिहार को बर्बाद किया, आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया। तो ये लोग लीडरशिप में थे, पर्दे के पीछे संभाल रहे थे, फ्रंट पर थे, छात्र यूनियन के सदस्य लोग थे, और उनके समय में बिहार के शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए तब तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। चलिए तो एक और विषय पर हम बात कर लेते हैं। वो विषय मंडल कमीशन है। करिया मुंडा की रिपोर्ट आई थी साल 2016 में, जिसमें कहा जा रहा था कि कोई फायदा नहीं हुआ ओबीसी को, कोई फायदा नहीं हुआ ईबीसी को, एससी एसटी को तो करीब 70 सालों से रिजर्वेशन दिया गया, उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आखिरकार ये सीट जा कहाँ रहा है? अब तो सवर्ण भी गायब हो रहे हैं, अब तो सवर्ण नगण्य है बिहार में। बिहार जिसे यूपीएससी का हब कहा जाता था कि हर जिला का जो अधिकारी होता है वो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्टेड होता है। तो आखिरकार आपको क्या लगता है अध्यक्ष जी, मंडल कमीशन अब रंग दिखा रहा है? क्या ये सवर्णों के बच्चों पर भारी पड़ रहा है? क्या पिछड़े समाज के बच्चे आगे आ रहे हैं? करिया मुंडा का रिपोर्ट ऐसा नहीं कहता है, पर रिजल्ट ठीक उसका विपरीत बता रहा है। देखिए ये ओबीसी ग्रुप तो हैं वो सशक्त हुए हैं, क्योंकि कितने एग्जाम में यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट देखें, चाहे और सारे एग्जाम देखें, वहाँ ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर चला जाता है। तो ये तो है कि ओबीसी समाज जो है वो काफ़ी आगे आया है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिए हैं वो लोग। तो देखिए एक रिजर्वेशन देकर ये नहीं होता है कि हमको आपको नौकरी में बैठा देना है, नौकरी दे देना है। रिजर्वेशन देने का ये मतलब होता है कि उसके आस में लोग पढ़ाई भी करेंगे, और पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो जनरेशन जो पढ़ा लिखा आएगा वो अपनी जनरेशन, आगे वाले जनरेशन को भी पढ़ाएगा। तो केवल यही उसका ये नहीं है। तो ये नहीं है कि नौकरी ज़्यादा हो गया या इतना निकल गए तो उससे समाज सशक्त हो जाएगा। उससे देखिए रिजर्वेशन की आस में जो है एससी को ही दिया गया। 70 साल से कहा जाता है कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, वो बात नहीं है। बहुत सारे एससी ग्रुप हैं जो अपने को बच्चे को पढ़ाना शुरू किए, वो पढ़े लिखे, तो एक पढ़ाई लिखाई वाला माहौल आ गया आगे, तो वो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझे और वो अपने आगे वाली हर एक पीढ़ी उनकी पढ़ी लिखी हुई है। आरक्षण का लाभ मिला, उन्हें नौकरी आसानी से मिल गई। जिनको नौकरी नहीं मिली वो भी इतने पढ़े लिखे हैं कि अपना दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। तो वही ओबीसी ग्रुप को इसका फ़ायदा हुआ है, मंडल कमीशन का पूरा फ़ायदा हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता, देखिए 761 सीट ही है, तो आप पूरे तो ओबीसी को नहीं दे सकते हैं ना कि सारे को नौकरी हो जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ऐसा बात नहीं रहा कि ओबीसी ग्रुप जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में जनरल से कमज़ोर है। तो मंडल तो रंग दिखाना शुरू किए हुए है, और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी में वो चुने जाते हैं। तो सरकार की भी कोई साजिश आपको लगती है क्या? जिस तरीके से आज भी जब बिहार में पिछला बार जो विधानसभा का यात्रा हम और आप कर रहे थे, तो अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो पुराने गांव में जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं वो कहते थे कि कांग्रेस की जो सत्ता थी वो सवर्णों की सत्ता थी। जो पुराने लोग हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, करीब 7 साल 8 साल हो गया, बिहार में भी एनडीए की ही सरकार है।
सरकार स्तर पे आप कहाँ देखते हैं कि आज सवर्णों की ये स्थिति हो गई है? देखिए, सरकार स्तर पर तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि सरकार ने तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी दिया है, जो कि सीधे पूर्णता कहा जाए तो वो सवर्णों के लिए वही जगह है जो सेफ है, जहाँ पर 10% जो हैं वो सवर्ण ही सिलेक्ट होंगे और दूसरा कोई सिलेक्ट नहीं होगा। और देखिए, यूपीएससी में तो सरकार लेवल का तो मैं उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन स्टेट में ऐसा होता है। अब देखिए, यूपी में जब अखिलेश यादव जब थे सीएम, तो 80-85 एसडीएम का रिजल्ट निकला, जिसमें 65 जो हैं वो यादव जाति के थे और बाकी जो थे वो मुस्लिम कैटेगरी, मुस्लिम से थे। तो वो तो अपना उनका जातीय साधना था, उससे डीएसपी में था तो सब मैक्सिमम लोग उनके ही जाति के। और दूसरे एग्जाम में से रेलवे में चलता है कि अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि रामविलास थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रश्रय दिया, लालू यादव थे इनको प्रश्रय दिए, नीतीश कुमार थे तो इनको प्रश्रय दिए। ये सब चलते रहता है ये सब बात। लेकिन जो सिपाही का मैंने चर्चा किया उसमें 54 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हुए, ये सोचने वाली बात है। और फिर से 10,000 में 7100 महिलाओं का हो गया, ये भी सोचने वाली बात है। तो राज्य स्तर पर मैं इसे प्रायोजित मान सकता हूं, लेकिन यूपीएससी में ये प्रायोजित नहीं है, बल्कि यूपीएससी ये साबित करता है कि मंडल कमीशन का लाभ जो है ओबीसी ग्रुप को मिला है और वो काफ़ी सक्षम हुए हैं। और यही कारण है कि वो कितने जगहों पर जनरल कैटेगरी से भी ऊपर उनका पोजीशन चला जाता है। तो वो सशक्त हुए हैं, मंडल ने अपना रंग दिखाया है इनके क्षेत्र में। तो सवर्ण समाज जो इस मुगालते में रहता है, इस गलतफहमी में रहता है कि वो चाणक्य का वंशज है, उसमें आर्यभट्ट का डीएनए है, तो कोई सोचता है कि वो चित्रगुप्त का वंशज है, कलम दवात और कागज ही उसकी पूंजी है, तो कोई परशुराम की पूजा करता है। ये करना चाहिए, ये हमारा धार्मिक मामला है। लेकिन इस बीच अगर मेहनत नहीं किया जाए, इस बीच अगर किताबें नहीं पलटी जाए, इस बीच अगर प्रतिस्पर्धा नहीं हो और जुनून नहीं हो अधिकारी बनने का, तो यूपीएससी कतई नहीं निकाला जा सकता है। और इस बार का जो परिणाम आया है यूपीएससी का, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो ये बात साबित कर दे रहा है। महज 5 से 6 बच्चे ही बिहार से सवर्ण समाज के यूपीएससी क्वालिफाई कर पाए हैं जो आईएएस या आईपीएस बन पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत सोचने का समय है, खासकर जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण है, भूमिहार हैं, कायस्थ हैं और राजपूत हैं, इन सभी के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।